जिन्होंने अपने जीवन की एक अद्भुत चित्रण, कितना कष्ट, कितनी परेशानी, उन लाखों कार्यकर्ताओं की, लाखों संसेवकों की जो उस पीड़ा को जिन्होंने भुगता, उसका चित्रण माननीय रमेश जी ने किया। वाकई में ही बहुत भावुक क्षण था, बहुत ही भावुक क्षण था। आज हमारे बीच हम सबका हमेशा ही मार्गदर्शन करने वाले ऐसे माननीय रघुवीर जी, ईश्वर जी, लेखराज गहलोत जी, माननीय श्याम जी, जिन्होंने किसी न किसी रूप में उस पीड़ा को झेला है। आज इनके सम्मान में ये कार्यक्रम है, आज ये हमारे बीच में है। भारतीय जनता पार्टी की हमारी जिलाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना जी, विधायक बड़े भाई प्रमोद जी, कृष्ण पवार जी, जिस स्थान पर ये कार्यक्रम हो रहा है उसके मंडल अध्यक्ष, सभी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, सभी मंडलों के अध्यक्ष, सभी मोर्चों के अध्यक्ष, सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु यहाँ पर बैठे हैं। बहुत विस्तार से चर्चा पहले हुई, और ज्यादा विस्तार से करूंगा तो कार्यक्रम लेट होगा। लेकिन कार्यक्रम का जो हेतु है, कार्यक्रम जो सोच के रखा गया पूरे प्रांत में, काफी कुछ उसमें आ गया। लेकिन एक बात हल्की सी छूट रही है। माननीय रमेश जी ने इंडिकेशन भी किया, सीधे शब्दों में शायद उन्होंने कहने में संकोच किया, लेकिन मैं उनके भाव को अपने शब्दों में व्यक्त करना चाहता हूं। यह कार्यक्रम एक्चुअल में एक भाव है कि कार्यकर्ता को प्रेरणा देने का। आज राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी में हम सब काम करने के लिए कार्यकर्ता आते हैं। कोई 5 साल से कर रहा होगा, कोई 10 साल से कर रहा होगा, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से। काम करते करते विपक्ष में संघर्ष सब कार्यकर्ताओं ने किया। लेकिन जब हमारी सरकार बनती है, जब हम सत्ता में, चाहे समझौते में आए, चाहे सीधा सीधा पूरी मेजोरिटी के साथ आए, अनेक लोग, जैसा माननीय रमेश जी बता रहे थे, कि आकर ये बात जरूर कहते थे कि मैं इतने साल से पार्टी का झंडा उठा रहा हूं। उस टाइम कोई नहीं था, जब मैं अकेला गांव में था, मैं पार्टी का काम करता था। एक प्रश्न हर मैक्सिमम कार्यकर्ता के मुंह से निकलता था, मेरा क्या? एक मिनट आपस में बात नहीं करो, मेरा क्या? मेरा क्या होगा? मैं समझ सकता हूं कि काम बहुत जरूरी है, काम होने भी चाहिए, बिना कहे भी होने चाहिए। लेकिन मन में भाव ये लाइन बोलकर कि मैं 10 साल से पार्टी का झंडा उठा रहा हूं, मैं मंडल देख हूं, मैं ये हूं, मेरा क्या? अगर आज हमने जो सामने बैठे, हमारे सामने जो महानुभाव बैठे हैं, अगर ये बात ये आकर बोल दे कि मेरा परिवार भी बिखर गया, मैं जेल में चला गया, मेरा काम धंधा खत्म हो गया, मेरी सरकारी नौकरी पे आंच आ गई, और आज जब सत्ता आई, सत्ता में बैठे हुए लोग, क्या कभी उन्होंने झांक के देखा हमारी तरफ? आपको क्या लगता है कि हम में से कोई भी इनको जवाब देने की स्थिति में होगा? लेकिन नहीं, यही बात इनसे सीखने की है कि अपना जीवन का सर्वस्व देने के बाद भी इनके मन में कभी यह प्रश्न नहीं आया कि मैंने पार्टी के लिए ये किया, मैंने संगठन के लिए ये किया। इन्होंने कहा जो कुछ किया मैंने अपनी खुशी के और अपने देश के लिए, और लोकतंत्र की हत्या ना हो, लोकतंत्र को बचाने के लिए किया। ये बैठे हैं। एक बात तो हम ये सीखते हैं। दूसरी बात, आज के समय में इस कार्यक्रम की जरूरत क्यों है? मैं छोटा था, जब 8 साल का होऊंगा, जब इमरजेंसी लगी। मेरा 67 का जन्म है, तो 8 साल भी पूरे नहीं हुए थे। मैं स्कूल में पढ़ने के लिए गया, हमेशा पढ़ा चाचा नेहरू। चाचा नेहरू बहुत अच्छे थे,
चाचा नेहरू गुलाब का फूल कोट के ऊपर लगाते थे। चाचा नेहरू बच्चों के बड़े प्रिय थे। यही कुछ पढ़ा, मैंने पढ़ा तो आपने भी पढ़ा ही होगा। तो मेरी किताब आपकी किताब तो अलग थी नहीं। उसके बाद उनकी बेटी प्रियदर्शनी यही पढ़ा हमने तो, प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी, वो छोटी आयु में थी, उन्होंने बच्चों की वानर सेना बनाई और देश की लड़ाई में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। प्रियदर्शनी, ये प्रियदर्शनी और जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को आजाद करा दिया था। तो शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, इनकी चर्चा करने हमारी हिंदुस्तान की किताबें, हिंदुस्तान के इतिहासकार भूल गए थे। ये तो भला हो उन देशभक्त लोगों का, ये तो भला हो हमारे माँ बाप जिन्होंने हमें वो विरासत बताई कि किस तरह से अंग्रेज उनके डर से हिंदुस्तान छोड़ के गए थे। नेहरू और इंदिरा गांधी के डर से को नहीं छोड़ के गए। क्यों नहीं पढ़ाया गया हमें? क्यों? देश की कीमत पर, देश के टुकड़े कर कर जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बना, जितने भी पाठ्यक्रम बने, जितनी भी पुस्तकें बनी, उन्होंने अपनी इच्छा से लिखवाई। भेंट कर दिया दोस्ती ने, कश्मीर को भेंट कर दिया। उन्होंने धारा 370 गांधी जी ये कर दिया जी, वो कर दिया जी। मजाक उड़ाया जवाहरलाल नेहरू ने। माउंट बैटन के साथ आजादी के बाद भी तस्वीरें खिंचाकर उनकी पार्टियों में शरीक होकर उन शहीदों का मजाक उड़ाया जिन शहीदों की शहादत के कारण ये देश आजाद हुआ था, ये देश आजाद हुआ था। हम भूल गए, हम नई जनरेशन है। हम पैसा कमाने में, हम धन कमाने में, हम शोहरत कमाने में, हम राजनीति में असली बात को भूल गए। आज जो लोग ये बोलते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है हिंदुस्तान में, मैं कलाकार हूं, मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूं, मुझे पद्मश्री का अवार्ड मिला, मुझे पद्म विभूषण मिला, मैं वापिस करता हूं क्योंकि हिंदुस्तान में बोलने की आजादी नहीं। मोदी जी का शासन है, बोलने की आजादी नहीं है। उनको मैं ये शीशा दिखाना चाहता हूं इस इमरजेंसी का बिना, लेकिन मीसा में DRI में 151 में बिना किसी कारण के 21 महीने, 19 महीने, 18 महीने बिना कोई केस चलाए, बिना किसी जज को पेश किए केस चलाया गया कि देश क्यों खतरा है। जैसे ये आतंकवादी थे अटल बिहारी वाजपेयी, देश के बड़े बड़े नेता, यहां तक कि सबकी सम्मान का प्रतीक राजमाता विजय राजा सिंधिया, उनको भी केवल इसलिए जेल में डाल दिया कि ये कहीं ना कहीं जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सपोर्ट करते हैं। और वो बात करते हैं लोकतंत्र की, वो बात करते हैं प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी, इतनी बहादुर लेडी। आयरन लेडी कहते हैं लोह महिला, लोह पुरुष है, वैसे उसको आयरन लेडी बना दिया। बहुत बहादुर थी, दिलेर थी, इतनी दिलेर थी कि कोर्ट का एक फैसला आ गया कि 6 साल तक आप किसी भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव या पब्लिक पोस्ट पर नहीं रह सकते। आयरन लेडी थी तो दम रखती, चुनाव लड़ाती, दोबारा मैंडेट लेकर दोबारा सरकार में आ जाती। रात रात में इमरजेंसी लगाई और केवल पॉलिटिशियन नहीं, केवल विपक्षी के दल नहीं, मेरे पत्रकार बंधु बैठे हैं, मेरे सामने बैठे हैं। आज जो ये बात आती है कि अभिव्यक्ति की आजादी नहीं, इंटरव्यू इनके ऊपर भी चलते हैं। आज कोई भी यूट्यूबर कुछ भी लिखता है, आज कोई भी ट्विटर कुछ भी लिखता है, आज कोई भी इंस्टाग्राम में लिखता है, कोई भी फेसबुक पे लिखता है। क्या कभी किसी के साथ कोई दिक्कत हुई? और जो लोग बोलते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी नहीं, उनको इमरजेंसी का थोड़ा सा सीन दिखाना था कि अभिव्यक्ति की आजादी क्या थी कि जितने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो उस समय इतना नहीं था, दूरदर्शन ही था एक सरकार का, जितने अखबार वाले थे, जितने मीडिया पर्सन थे, सबकी प्रेसों में सेंसर के लिए सरकारी आदमी बिठा दिया कि पहले हमारे ने अखबार पढ़ाओ, जब हम ओके करेंगे तब छापियो। ये प्रेस की आजादी थी बिना किसी कारण के। और आज के युवाओं को पता ही नहीं, आज के यूथ को पता ही नहीं कि क्या बीता। मुगलों के शासन काल में जुल्म हुए, अंग्रेजों के शासन काल में जुल्म हुए, वो हमारे आक्रांता थे, हमारे ऊपर हमलावर थे।
उनसे हम रहम की अपील नहीं करते थे। उनसे लड़ाई हमारे देश के हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी, लड़कर देश को आजाद कराया। लेकिन दुख इस बात का है कि आजादी के 47 के अंदर आजादी मिली, उसके बाद लोकतंत्र की हत्या करने वाले कोई विदेशी आक्रांता नहीं थे। यही हमारे चाचा नेहरू के वंशज जो प्रिय दर्शनी जी थी, यही इंदिरा गांधी थी। यही समझाने के लिए, यही शीशा दिखाने के लिए। लेकिन आज बिल्कुल सही कहा, डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि हम बैकफुट पे हैं। लेकिन आज का दृश्य देखकर मैं अपनी माननीय जिला अध्यक्ष को बधाई भी देना चाहता हूं और अपनी ऑब्जर्वेशन भी बताना चाहता हूं कि आज हमारा कार्यकर्ता बैकफुट पे नहीं है, आज हमारे कार्यकर्ता डिफेंसिव नहीं है। आज उसको जहां भी मौका मिलता है बात करता है और ठोक के बात करता है। उसी के कारण आज इतनी बड़ी संख्या में मैं बधाई देना चाहता हूं पूरे सेंटर को। मैं मानता हूं, मेरे पत्रकार बंधु बैठे हैं, कोविड के नियमों का जो हमने पालन नहीं किया, मैं उस बात को भी स्वीकार करता हूं, पूरे मंच पे करता हूं कि हमें इतनी बड़ी संख्या में नहीं होना चाहिए था। लेकिन इनके अंदर जोश था, इनके अंदर तकलीफ थी, ये अपने आप को रोक नहीं पाए। इनको कार्यक्रम का मैसेज मिला, ये अपने आप को रोक नहीं पाए। आप सबको देखने के लिए, आपकी सुनने के लिए आज इतनी बड़ी संख्या में है। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां आप सब अपने लिए बजाएं, अपने लिए बजाएं। इसमें हमारा कुछ नहीं, आपका ही है। मैं आपको बधाई देता हूं आज मोदी जी के ऊपर दुष्प्रचार करने के लिए, मोदी जी को बुरा भला कहने के लिए। मैं हैरान हूं, वो लोग बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी पर वो कटाक्ष करते हैं जिन्होंने घर से निकलकर अपने पड़ोसी को भी रोटी का पैकेट नहीं दिया होगा, अपने घर से निकलकर और अपने घर सिलेंडर दाब के बैठ गए होंगे ऑक्सीजन का, पड़ोसी को सिलेंडर भी नहीं दिया होगा। वो कटाक्ष करते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर, जिन्होंने अपने कंधे बात मत करो, जिन्होंने अपने कंधे पर सिलेंडर रखकर, अपने कंधे पर सिलेंडर रखकर सेवा करी, उन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे कटाक्ष करते हैं। वो मोदी जी को भी नहीं छोड़ते, उन मोदी जी को नहीं छोड़ते। अपने काले कारनामे उनके बताए, उनके काम बताए। हमारे देश में प्लेग आया, चेचक आई, पोलियो आया, ये भिखमंगों की तरह इन्होंने देश को बेचा। जब सारे दुनिया के अंदर वो इंजेक्शन, टीके, वैक्सीन लग गई, उसके बाद नंबर आता था हिंदुस्तान का। भाई हिंदुस्तान को भी दे दो, हम कटोरा लेके खड़े हैं, हम भी अपने देश के नागरिकों को ठीक कर सकें। उनको शर्म आनी चाहिए कि पूरी दुनिया में कोरोना की वैक्सीन बाद में बनी, हमारे हिंदुस्तान में एक जगह नहीं, दो वैक्सीन बना के दिखा दी, पूरी दुनिया को वैक्सीन दे दी। वो वैक्सीन पे ड्रामा करते थे, जबरन नसबंदी करने वाले लोग, जबरन नसबंदी करने वाले। माननीय रमेश जी, मैं तो कभी जीवन में ये बात सुनी नहीं थी, जो बात आज आपने बताई कि आपको भी बस से उतार लिया। जबरन नसबंदी करने वाले लोग आज बोलते हैं कि ये वैक्सीन लगाओगे तो आप नपुंसक हो जाओगे। जिन्होंने जबरन नसबंदी करी इमरजेंसी के अंदर, आज वो वैक्सीन के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। तो मेरे कार्यकर्ता भाइयों, इस बात को समझना चाहिए, ये कोई कार्यक्रम नहीं है, ये कोई एक इवेंट नहीं है, ये कोई रस्म नहीं है कि जिस रस्म को हम आएंगे हम पूरा करेंगे, हमने अपनी हाजिरी लगाई, हमने अपनी शक्ल दिखाई। ये इस दिन को समझने की बात है, ये भाव समझने की बात है। यहां की बात यही रह जाएगी तो इस कार्यक्रम का हेतु नहीं है। इस कार्यक्रम के भाव को समझकर जहां भी आपका बस चलता है, जहां भी आपकी पार बस आती है, जहां भी आप बात रख सकते हो, अपनी बात रखोगे तो सही मैं कहता हूं कि हम आज के इस दिन का न्याय कर पाएंगे, हम न्याय कर पाएंगे। आप राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, अपनी अपनी वैचारिक, अपनी अपनी सारी चीज अलग अलग हो सकती है, हर आदमी की कार्यशैली अलग हो सकती है, हर आदमी का व्यवहार अलग हो सकता है, हर आदमी की बातचीत अलग हो सकती है, लेकिन दिल में तो सबके हिंदुस्तान ही बचता है। सबके दिल में बसता तो हिंदुस्तान ही है। उस हिंदुस्तान को मन में रखते हुए, मन में बसाते हुए, उस देश को तोड़ने वाली ताकतें आज वो सीधा बॉर्डर से अटैक नहीं कर रहे हमारे ऊपर,
बॉर्डर से तो अटैक करा पाकिस्तान ने, उनके बापू ने घर में घुस के मार के आया 2 बार, एक बार भी नहीं 2 बार मार के आए। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक, उनका बापू उनके घर ठोक के आया उनको, उस बात की। अब वो सीधी लड़ाई नहीं लड़ रहे, डोकलाम में चीन को पीछे कर दिया। देश की आजादी के बाद पहला केस है जब चाइना इतने किलोमीटर अंदर गया, ये पहला मामला है। आज वो अलग तरीके से आ रहे हैं, आज किसी के भेष में आ रहे हैं, आज हमारे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। आज वैक्सीन के मामले में, किसान आंदोलन के मामले में भ्रमित कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चालाकी कर रहे हैं, लेकिन मकसद हिंदुस्तान को कमजोर करने का। नहीं तो यहां के आंदोलनकारियों के पास बाहर का सामान, पैसा, सिस्टम आने का क्या कारण है? किस लिए आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्या वो चाइना, क्या वो पाकिस्तान, या वो देश हमारे भले में है क्या? तो ये सारी चीजें समझने की भी है और आगे समझाने की भी है। आज बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, मेरा मन बहुत प्रसन्न है, लेकिन आज अधिक से अधिक लोगों तक हम मैसेज पहुंचा सके, और ये मैं समझता हूँ मैसेज खुलकर वायरल भी होना चाहिए, खुलकर बात समाज के बीच में जानी चाहिए। हमारा पक्ष, काफी लोग यहाँ है, ऐसा नहीं कि मैं ही बोल सकता था, सब लोग बोल सकते थे इस विषय में अपनी अपनी बात, चाहे शॉर्ट वीडियो बनाकर बात करके। जो कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, उनको इमरजेंसी का शीशा दिखाओ, और आज के समय में किस तरीके से, चाहे कितनी उकसाने वाली घटना हुई, बबीता फोगाट का 1.5 साल का बेटा अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, अपने पारिवारिक काम से जा रहे हैं, उसका शीशा तोड़कर, ये कौन सी आंदोलन की रूपरेखा है? और फिर वो बोलते हैं कि ये तो आजादी की अभिव्यक्ति नहीं है, बोलने की अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है हमारे को, ये लोग वो बोलते हैं। उसके बावजूद भी सरकार, चाहे मोदी जी की, चाहे हमारी हरियाणा सरकार, किसी उकसावे में ना आकर किसी तरह से भी फोर्स का प्रयोग ना करना। हालांकि अपने ही सर्कल में बार बार बात आती थी ये कमजोरी की बात है, लेकिन होने से उनकी मंशा पूरी हो जाती। जो पीठ के पीछे से वार कर रहे थे, आगे किसी के भोले भाले हमारे भाइयों को आगे रख के पीठ पीछे की चालाकी दी, वो पीठ पीछे की चालाकी के मंसूबे पूरे ना हो, इसलिए सब सोचकर, क्योंकि हम सारा समाज 130 करोड़ हिंदुस्तानी, हम सगे भाई बहन के समान है, इसलिए वो परिवार हमारा एकजुट रहे। सरकारें आती जाती हैं, वो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं, और मैं चाहता हूं कि ये हाल गुंजायमान होना चाहिए भारत माता की जय से और वंदे मातरम से। भारत माता की